हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, नक्शे पर भारत के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था? पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम हिमालय के अलग अलग हिस्सों की खासियत जानेंगे, उसके डेटा जो हैं उसको जानेंगे, क्या आंकड़े हैं जो आपको याद रखने चाहिए, महत्वपूर्ण चोटियां क्या हैं, हर हिमालय के साथ क्या क्या विशेषताएं जुड़ी हैं, इसको देखेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि बुधवार को रात 8 बजे आपका गिफ्ट नंबर 2 आ जाएगा। आज मंगलवार है और आज रात आप नक्शे पर भारत का एपिसोड 2 देख रहे हैं। बुधवार को रात में आप 8 बजे देखेंगे अपना गिफ्ट नंबर 2, उपहार नंबर 2, जो मैंने वादा किया था कि 1 लाख का जब सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो पहला उपहार मैंने दे दिया था, एक और उपहार देने वाला था, वो कल रात से आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं पिछले एपिसोड में हम कहां तक गए। हिमालय के भूआकृतिक प्रदेश में हमने देखा कि ट्रांस हिमालय कैसे बना, महान हिमालय कैसे बना, लघु हिमालय कैसे बना और शिवालिक कैसे बना। हम एक बार इसको अगर रिवाइज करें तो ट्रांस हिमालय हमने देखा था कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ था और ये यूरेशियन प्लेट पर बना हुआ था। जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं नक्शे पर भारत का एपिसोड 2, उनसे अनुरोध है कि वो पहला एपिसोड देख लें, तब जाकर आगे की बातें समझ में आएंगी। अदरवाइज केवल आप उसको याद करते रह जाइएगा। तो हिमालय के फॉर्मेशन को देख लीजिए, फिर इस एपिसोड को देखिए। जो लोग देख चुके हैं वो कंटिन्यू रखें। यहां हमने देखा कि ट्रांस हिमालय के जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ था, उसके बाद एक सूचर जोन बना हुआ है महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में, जिसमें से सिंधु नदी और सांगपो नदी बहती हैं। अब बताइए आप कमेंट में मुझे कि सांगपो नदी कहां से निकलती है और उसका फ्लो इंडिया में कैसे इन होता है, कहां से इन होता है। ठीक है, महान हिमालय। उसके बाद फिर एक हमने देखा था कि थ्रस्ट या फॉल्ट आ गया था, जिसको MCT कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। और फिर हमने देखा कि थ्रस्ट जब बन गया, चटकन आ गई उस जगह पर, फिर से उसमें फोल्डिंग पड़ी तो मध्य हिमालय बना। मध्य हिमालय के बाद फिर एक फॉल्ट आ गया जिसको हम MBT कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और फिर बना शिवालिक हिमालय, जो कि फोरडिप का पार्ट था, अग्रगर्त का पार्ट था, और वहां पर जो डिपॉजिट जमा हुआ जब उसमें फोल्ड पड़ा तो शिवालिक हिमालय बना। और शिवालिक के बाद एक और फॉल्ट पड़ चुका है जिसको बोलते हैं HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हमने ये भी देखा कि ये पूरा हिस्सा पहले फोरडिप का पार्ट था, जिसमें से शिवालिक फोल्ड होकर बन गया एक पर्वतीय श्रृंखला, और बचा हुआ हिस्सा अभी हम गंगा का मैदान इसी को बोलते हैं। यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में विस्तार से देखा था कि कैसे बना। आइए अब आगे एक एक करके बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे आपके सामने, उसके आंसर्स हम लोग अभी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि अगर तिब्बत की तरफ से एवरेस्ट की चढ़ाई करनी हो और नेपाल की तरफ से एवरेस्ट की चढ़ाई करनी हो तो किधर ज्यादा आसान पड़ेगा? देखिए, इसके आंसर दो तरह के हैं। पहला आंसर जो हमें जानना है वो ज्योग्राफी के हिसाब से, और ज्योग्राफी के हिसाब से जो आंसर है कि जब पूरा हिमालय की सीरीज बनी है तो हम जानते हैं कि तिब्बत का पठार इसके बैक में है, हिमालयाज के। इसकी वजह से क्या होता है कि जब जब फॉल्ट पड़ता है और जब जब इस पर बहुत ज्यादा कंप्रेशन फोर्स काम करता है, जो फोल्डिंग होती है उससे जो हिमालय का सदर्न पार्ट है, सदर्न मतलब जो दक्षिणी ढाल है, वो ज्यादा तीव्र है, जबकि उत्तरी ढाल जो है वो कम तीव्र है, थोड़ी सी मंद है। उत्तरी ढाल का मतलब क्या हुआ? तिब्बत के पठार साइड जो ढाल है वो थोड़ी मंद होगी, और जो दक्षिणी ढाल है, जो कि लघु हिमालय की तरफ जो ढाल है, वो बहुत ज्यादा स्टीप होगी। ठीक है, तो जैसे अगर ये तिब्बत का पठार है, ठीक, तो ये हो गया आपका दक्षिणी ढाल जो लघु हिमालय की तरफ है, और ये उत्तरी ढाल हो गया। तो आप देखेंगे कि जो उत्तरी ढाल होगा वो कम तीव्र होगा, और जो दक्षिणी ढाल है ये ज्यादा स्टीप होगा, ज्यादा तीव्र होगा। इस वजह से अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे, एक और फैक्टर काम करेगा कि तिब्बत का पठार अपने आप में काफी ऊंचाई है इसकी, और इसकी ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई इसकी अपने आप 4000 मीटर है।
तो मतलब एक बैक सपोर्ट में जो तिब्बत का पठार है और ढाल जो मंद है तिब्बत की तरफ से, इसका मतलब कि अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो चाइना की तरफ से अगर चढ़ाई करेंगे, तिब्बत की तरफ से अगर चढ़ाई करेंगे तो ये ज्यादा आसान होगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, न कि इसके नेपाल वाले साइड से करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो ज्यादा ऊंचा है। लेकिन जब पर्वतारोही चढ़ाई करते हैं तो उसमें ये एक फैक्टर है, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। बेस स्टेशन कैसे बना हुआ है, कहाँ एवलांच ज्यादा आता है, कहाँ गुंजाइश ज्यादा भूस्खलन की है, ये बहुत सारे जब फैक्टर्स देखते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो हमारा दक्षिणी जो ढाल है वो ज्यादा तीव्र है और उत्तरी ढाल हिमालय का ज्यादा तीव्र नहीं है, कम तीव्र है, इसलिए हम तिब्बत इसका आंसर समझेंगे। दूसरी बात जो मैंने आपसे पूछा कि पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है और पूर्व में कम है, ऐसा क्यों है? तो याद कीजिए, मैंने आपके सामने एक इमेज बताया था, ये यूरेशियन प्लेट है और हमने डिस्कस किया था कि हिमालय बना उस समय जो पेनिनसुला का प्लेट है, पठारी प्लेट, जो भारतीय प्रायद्वीप का प्लेट है, ये सबसे पहले पश्चिम में टकराया। और जब पश्चिम में टकराया तो हमने डिस्कस किया कि जब जैसे एक दरवाजा होता है, दरवाजा एक तरफ से अगर लगा हुआ है किसी चीज से, ठीक है, अब ये दरवाजा मान लीजिए ऐसे लगा हुआ है इससे, और जब इसको बंद करेंगे तो ज्यादा फोर्स किधर पड़ेगा? तो हम जानते हैं कि ये तिब्बत का ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है ये एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर रहा था और नॉर्थवर्ड भी मूव कर रहा था, तब जाकर ये यहां टकराया और सबसे पहले पश्चिमी हिस्सा टकराया। पश्चिमी हिस्सा टकराने के बाद 10 से 12 मिलियन समय लगा, जब ये धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज होते हुए सेटल हो गया पूरी तरीके से, इस तरीके से हो गया। तो कंप्रेशन आप देख रहे हैं दरवाजे की तरह हो गया, यहां मान लीजिए एक पॉइंट है इसका और ये धीरे 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 धीरे, तो कंप्रेशन फोर्स कहां ज्यादा लगेगा? कंप्रेशन फोर्स यहां ज्यादा लगेगा, और जहां ज्यादा फोर्स लगेगा वहां उसकी चौड़ाई कम होगी, ठीक है, वहां लगातार कंप्रेशन हो रहा है तो वहां उसकी चौड़ाई कम होगी। जबकि हमने डिस्कस ये भी किया था कि जब हम दरवाजे को बंद करते हैं तो दूसरी तरफ जहां इधर पहले से लगा हुआ है, यहां एक टेंशनल फोर्स भी काम कर रहा है, यानी यहां से ये ढीला हो रहा है, ठीक है, ये इसको खींच रहा है। तो ऐसे जब करेंगे तो इधर एक टेंशनल फोर्स काम कर रहा है, इधर कंप्रेशन बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो इधर की चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी पश्चिम की, और पूर्व वाले हिस्से की चौड़ाई बहुत कम हो जाएगी, वो लगातार दबता जाएगा, ठीक। तो पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा दिखेगी और पूर्व में चौड़ाई कम दिखेगी, इसीलिए पश्चिम वाले हिस्से में हम ज्यादा देखते हैं चौड़ाई को। फिर हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था इसी से रिलेटेड कि दुनिया में सबसे ऊंचे ये पहाड़ क्यों हैं। हम पूरी दुनिया में देखते हैं ये एवरेज इसकी ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा है, जबकि दुनिया में बहुत कम ऐसे पर्वत हैं, एंडीज वगैरह में एक आध को छोड़ दें, जिसके पीक 6000 मीटर से ज्यादा हैं। तो 8000 से ज्यादा कई सारे इसके पीक हैं, 7000 से ज्यादा तो 30 के करीब चोटियां हैं इसकी। इतनी ऊंचाई क्यों है हिमालय की, ये हमने डिस्कस किया। इसका रीजन भी तिब्बत का पठार है, क्योंकि इसको एक बैक सपोर्ट मिला हुआ है। अब जैसे आप माचिस के डब्बे को एक के ऊपर एक खड़ा करने की कोशिश कीजिए और बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं जा पाएगा, वो गिर जाएगा, लेकिन दीवार के सहारे माचिस के डिब्बे को एक एक करके खड़ा कीजिएगा तो वो बहुत ऊपर तक जाएगा। तो इसलिए जब हिमालय बना तो इसके बैक सपोर्ट में यहां पहले से एक तिब्बत का पठार है, जिसकी वजह से ये ज्यादा ऊंचा तक जा पाया, क्योंकि इतना तो सपोर्ट ही मिल गया। ये खुद ही एवरेज इसकी ऊंचाई 4000 मीटर है, तो इतना तो इसको सपोर्ट मिल गया और इसको ऊपर जाने की गुंजाइश बन गई, इसलिए ये बहुत ज्यादा ऊंचा पर्वत है। एक और बात हमने जो देखा था कि सिंटैक्सियल बैंड कैसे बना। ये यूरेशियाई प्लेट है, जब इसमें टकराहट हुई
तो टकराहट के बाद जो पेनिनसुलर पार्ट था, प्रायद्वीपीय हिस्सा था, उसके दोनों तरफ यहां अरावली, ठीक है, यहां मेघालय के जो पठार हैं ये बहुत रिजिड रॉक से बने हुए थे, ठीक है। बीच में विंध्या और ये सब जो हिस्सा था ये इनकी अपेक्षा नरम था, सॉफ्ट रॉक से बने हुए हैं, और ये बहुत हार्ड रॉक से बने हुए हैं। तो ये जब जाकर इसमें धक्का लगा इसमें, तो इंसर्ट करते हुए ये अंदर चले गए, ठीक है। और जब ये अंदर चले जाएंगे, और ये वाला हिस्सा ज्यादा सॉफ्ट है इनके मुकाबले, जब ये अंदर चले जाएंगे तो ऐसी आकृति बन जाएगी, और इसी वजह से सिंटेक्सियल बेंड पड़े, हेयरपिन बेंड यहां से पड़ गए। यहां से सिंधु नदी नीचे उतर जाती है, और यहां से ब्रह्मपुत्र या फिर सांगपो, ठीक है। तो इस तरह से सिंटेक्सियल बेंड पड़ा। ये सारी बातें थी जो हमने उस दिन कहा था कि नेक्स्ट एपिसोड में इसको डिस्कस करेंगे। अब आइए एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ट्रांस हिमालय की बात कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय की चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, मैंने कहा था काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज प्रमुख तौर पर आते हैं। इसमें जास्कर भी लिखा हुआ है। उसकी वजह है, जास्कर की वजह क्या है कि जब ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय के उस तरफ, ट्रांस का मतलब क्या हुआ, इधर से लेकर उधर, तो ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के उस तरफ, ग्रेटर हिमालय के उस तरफ जो भी आएगा उसको हम ट्रांस हिमालय में मानते हैं। तो ज्यादातर किताबों में जास्कर को ट्रांस हिमालय का हिस्सा बताया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारी किताबों में बहुत सारे अलग अलग बातें भी हैं। जैसे जास्कर मूल रूप से तो टेथिस हिमालय का हिस्सा है, जैसा मैंने पिछले बार भी डिस्कस किया था। टेथिस हिमालय का हिस्सा होने के बावजूद किताबों में इसको, इंटरनेट पर देखेंगे तो कई जगह लिखा होगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ टेथियन हिमालय, लेकिन जब किताबों में देखेंगे जैसे के सिद्धार्था की बुक में इसको ग्रेटर हिमालय का पार्ट माना गया है, क्योंकि वहां ये लॉजिक लगा है कि ये सूचर जोन के बाद ग्रेटर हिमालय के ठीक पीठ पर बना हुआ है, एकदम सटा हुआ है, बाइफर्केशन नहीं समझ में आएगा इसमें। तो फिर वहां इस लॉजिक से उन्होंने इसको रखा है ग्रेटर हिमालय के पार्ट में, लेकिन ज्यादातर हिस्सा किताबों में इसको माना जाता है कि ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और उसका लॉजिक क्या है, हिमालय के उस तरफ जो भी है उसको ट्रांस हिमालय का पार्ट मान लिया जाता है। तो जास्कर हिमालय के उस तरफ है, इसलिए इसको किसका पार्ट मानते हैं, टेथिस हिमालय का पार्ट ट्रांस हिमालय का पार्ट मान लेते हैं। और कैलाश रेंज, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज ट्रांस हिमालय के हिस्सा हो गए। लद्दाख रेंज के पूर्व में देखेंगे आप, देखिए ये काराकोरम हो गया, फिर ये लद्दाख हो गया, ये हो गया जास्कर। लद्दाख रेंज और काराकोरम के बीच में शोक नदी बहती है जो सिंधु की सहायक नदी है। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि लद्दाख और जास्कर के बीच में इंडस रिवर बहती है, यहां शोक जाकर इंडस से मिल जाती है, ठीक है। लद्दाख रेंज के ही पूर्वी हिस्से में पड़ता है पेंगोंग सो लेक, यहां पहाड़ियां फिंगर की तरह हैं, ऐसे ऐसे निकली हुई हैं, ठीक। पेंगोंग सो लेक ही वो इलाका है जहां चाइना के साथ जब अभी फिलहाल में बहुत साल से विवाद चल रहा है, आप जानते होंगे, तो यहां चाइना का बॉर्डर है और यहां पर चाइना और इंडिया के बीच खासा तनाव चलता रहता है। पेंगोंग सो लेक वही है इलाका। इसी तरह जब काराकोरम का जो पूर्वी हिस्सा देखेंगे तो ये हिस्सा अक्साई चीन का हिस्सा है जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख का भी बहुत सारा हिस्सा कोल्ड डेजर्ट है। तो काराकोरम का पूर्वी हिस्सा जो है अक्साई चीन का हिस्सा है। लद्दाख का पूर्व में पेंगोंग सो लेक है, ठीक है। और मैंने जैसा बताया कि काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी बहती है, ये श्योक नदी है जो कि इंडस की सहायक नदी है। और इंडस
लद्दाख और जास्कर के बीच से सूचर जोन से ITSZ से बहती है। ITSZ में एक तरफ से देख रहे हैं आप इंडस, और ITSZ में ही सांगपो रिवर जो कि बाद में ब्रह्मपुत्र बन जाती है वो बहती है। ठीक, यहां आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि इंडस की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो ये हो गया पूरा आपका लद्दाख रेंज के पूर्व में पेंगोंग त्सो झील और काराकोरम के पूर्व में अक्साई चीन। ये PDF आपको मिल जाएगा, इस PPT का PDF मिल जाएगा। अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको इसका PDF मिलेगा, जहां से आप ये सब नोट कर लीजिएगा, इसलिए बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। चोटियां कौन कौन सी हैं? K2 जिसको गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं 8611 मीटर, ये काराकोरम रेंज का हिस्सा है। राकापोशी 7788 मीटर जो काराकोरम रेंज का हिस्सा है, और नंगा पर्वत जो कि जास्कर रेंज का हिस्सा है जो 8126 मीटर है। यहां है K2 गार्डविन ऑस्टिन, और यहां है माउंट राकापोशी। तो राकापोशी किस तरफ है? पश्चिमी काराकोरम में, मिड में लगभग गार्डविन ऑस्टिन है, और नंगा पर्वत जो कि जास्कर रेंज का हिस्सा है ये कहां पर है? पश्चिमी जास्कर में, और ये भी 8000 से ज्यादा ऊंचा है, 8611 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो ये काराकोरम रेंज के प्रमुख चोटियां हो गए। ठीक है, अब आइए महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय की चौड़ाई लघु हिमालय से काफी कम है, 25 किलोमीटर ही है, लेकिन औसत ऊंचाई इसकी 6100 मीटर, एवरेज हाइट 6000 मीटर से ज्यादा है, 6100 मीटर के आसपास है। यहां ग्रेनाइट और नीस चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, ग्रेनाइट हो गया आग्नेय चट्टान, और नीस उसका रूपांतरण के बाद, मेटामॉर्फिज्म के बाद। आप बताइए बेसाल्ट चट्टानों का मेटामॉर्फिक के बाद जो बनता है, बेसाल्ट चट्टान मेटामॉर्फिज्म के बाद किस चट्टान के रूप में जानी जाती है? ठीक है, तो यहां मिलेगा आपको ग्रेट हिमालय में ग्रेनाइट और नीस चट्टानें, क्योंकि हमने देखा था कि अब जब ट्रांस हिमालय तो वॉल्केनिक से बन गया, उसके बाद हमने देखा कि एक्रिशनरी वेज जो बना सेडिमेंट से इकट्ठा होके वो बन गया आपका जास्कर टेथिस हिमालय, और फिर हमने देखा कि अब जाकर प्रायद्वीपीय हिस्सा फोल्ड होना जब शुरू हुआ, प्रायद्वीपीय क्रस्ट, तो जाकर महान हिमालय बना। इसलिए इसमें क्या मिलेगा? ग्रेनाइट और उसका मेटामॉर्फिक जो चट्टान है नीस। फिर इसमें दक्षिणी ढाल अधिक, जबकि उत्तरी ढाल कुछ कम है, जो हमने देख लिया कि दक्षिणी ढाल क्यों ज्यादा तीव्र है और उत्तरी ढाल क्यों थोड़ा कम है। ठीक है, इससे हॉगबैक बनता है जो माउंटेन, हिल्स और रिज जैसी टोपोग्राफी बनाता है, बहुत स्टीप दिखेगा। हॉगबैक एक संरचना है ज्योग्राफी में, आप अगर चाहें तो इंटरनेट पर इसको देखिएगा। पूरी पर्वतमाला पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते समय दक्षिण में मुड़ी हुई है। ठीक है, तो एक चाप जैसा, पर्वतीय चाप जैसा निर्माण होता है पर्वतमाला से। लघु हिमालय की तुलना में इसका अपर्दन कम हुआ है। उसकी वजह क्या है? ये बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, यहाँ हिल स्टेशंस ज्यादा नहीं है, तो नगरीकरण, यहाँ प्रभाव नगरीकरण का नहीं दिखेगा। जबकि लघु हिमालय में जाइएगा तो सबसे ज्यादा हिल स्टेशंस मिडिल हिमालय में मिलेंगे, लघु हिमालय में मिलेंगे। मसूरी हो गया, शिमला हो गया, जितने भी आप ऐसे घूमने जाते हैं, रानीखेत, मसूरी, शिमला, नैनीताल, सब लघु हिमालय में पड़ते हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा अपर्दन हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है नगरीकरण और निर्वनीकरण के कारण, और इरोजन भी यहाँ ठीक ठाक हुआ है। तो लघु हिमालय की तुलना में यहाँ पर कम अपर्दन दिखेगा। सिंटेक्सियल बेंड्स मैंने बता दिया है। सिंटेक्सियल बेंड्स अक्ष संघीय तीव्र मोड़ कहते हैं, या फिर हेयर पिन बेंड भी कहते हैं इसको। ये बने हुए हैं जिससे महान हिमालय में दक्षिणी मोड़ मिलते हैं। यही दक्षिणी मोड़ है, एक तरफ से नंगा पर्वत से इस तरफ, और नामचा बरवा से, यहाँ नंगा पर्वत है, यहाँ नामचा बरवा है अरुणाचल में, और दोनों तरफ से एक सिंटेक्सियल बेंड ऐसे दिखता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत के पास से, जिसको सिंधु गॉर्ज वहां है, सिंधु नदी अचानक से तीव्र मोड़ लेकर मुड़ जाती है दक्षिण में, और उत्तर पूर्व में अरुणाचल के पास नामचा बरवा के पास से जो ब्रह्मपुत्र गॉर्ज हो गया। ठीक है, ये मोड़ विवर्तनिक दबाव
टेक्टोनिक स्ट्राइक के चलते और दिशा के कारण बने हैं। हमने देखा ना कि एक तो टेक्टोनिक स्ट्राइक हुआ और दूसरा डायरेक्शन, जो 10 से 12 मिलियन के भीतर धीरे धीरे एक तो नॉर्थवर्ड लग रहा था जोर, ऊपर से नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज भी लग रहा था, जिससे धीरे धीरे ये मुड़े हैं। तो इसी वजह से अगर पूछें एक लाइन में तो टेक्टोनिक स्ट्राइक की वजह से और दिशा के कारण ये सिंटेक्सियल बेंड्स बने हुए हैं। देख चुके हैं आप यहां से, जैसे ये सिंटेक्सियल बेंड दिख रहा है आपको, सुलेमान किरथर मिलेगा यहां पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। फिर ये ऐसे गया और यहां से फिर ब्रह्मपुत्र गॉर्ज और ये सिंधु गॉर्ज, ठीक है। देखिए आपको चोटियां देख लीजिए महान हिमालय के। महान हिमालय की चोटियों की अगर बात करें तो ज्यादातर चोटियां नेपाल साइड में आपको दिखेंगी, जैसे माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद इसी में माउंट एवरेस्ट के पास ही एक चोटी है लोत्से, देखिए यहां लिखा हुआ। कंचनजंगा सिक्किम के पास, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, लोत्से हो गया, मकालू यहां पर है, ठीक, सब आसपास ही दिख रहे हैं आपको। चो ओयो यहां, फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कामेत उत्तराखंड, ठीक है। नामचा बरवा एकदम अरुणाचल के टिप पर यहां है। तो ये सारी चोटियां हैं जो आपको पीडीएफ में मिलेगा, तो इसको देख लीजिएगा। और रेंज हमने समझ लिया है, ये काराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है, फिर जास्कर रेंज है, ठीक है। और फिर ग्रेट हिमालय यहां से यहां डिस्कंटिन्यूड चलता है। लघु हिमालय की बात कर लेते हैं। लघु हिमालय को हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं या फिर निचला हिमालय भी कहते हैं। लंबाई इसकी करीब 2500 किलोमीटर है और ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई जो है इसकी 3500 से 4500 मीटर है। महान हिमालय की तरह ही इसका भी दक्षिणी ढाल तीव्र होगा, जबकि उत्तरी ढाल का तीव्र कम होगा। जीवाश्म रहित यहाँ परतदार चट्टानें मिलेंगी, क्वार्टजाइट, स्लेट, चूना पत्थर इत्यादि प्रमुख चट्टानें यहाँ मिलती हैं। व्यापक निर्वनीकरण हुआ है और नगरीकरण हुआ है, इसके लिए इसकी वजह से बड़े पैमाने पर अपरदन भी हुआ है, ठीक है। स्थानीय नाम इसका उत्तराखंड में मसूरी रेंज और नागटिब्बा, नेपाल में महाभारत लेक, कश्मीर वाले इलाके में पश्चिम में इसको पीर पंजाल कहते हैं, झेलम से लेकर ऊपरी व्यास के तक, ठीक है। तो ये व्यास है और यहां पर है झेलम, तो झेलम से लेकर और ऊपरी व्यास तक पीर पंजाल रेंज हो गया। धौलाधर रेंज हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। फिर मसूरी रेंज उत्तराखंड और यहां देखिए ये पीर पंजाल रेंज हो गया मिडिल हिमालय में। फिर धौलाधर रेंज हो गया, ये धौलाधर रेंज हो गया हिमाचल। उत्तराखंड में मसूरी रेंज, नागटिब्बा, नेपाल वाले में महाभारत लेक, तो ये स्थानीय नाम इसके हैं। फिर कुल्लू, कांगड़ा घाटी इत्यादि इसी में पड़ता है। अधिकांश पर्यटन स्थल इसी हिमालय में है, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सब इसी हिमालय में पड़ते हैं, लघु हिमालय में ही पड़ते हैं, ठीक है। एक और बात की, जो लेसर हिमालय है वो डिसकंटिन्यूड है। उसकी वजह है कि माना जाता है, भूवैज्ञानिक मानते हैं कि जो सबसे जोरदार टक्कर हुई है वो लेसर हिमालय के बनने में हुई है, इस वजह से ये डिसकंटिन्यूड दिखते हैं, ठीक है। जबकि जो महान हिमालय है वो पूरा कॉन्टिन्यूड है, लगातार है। अब शिवालिक हिमालय जम्मू डिवीजन से लेकर असम तक विस्तृत है। चौड़ाई इसकी पश्चिम से पूर्व की तरफ कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि असम हिमालय तक आते आते ये लगभग लेसर हिमालय के साथ, लघु हिमालय के साथ मर्ज करता हुआ दिखता है। ये ग्रेट हिमालय हो गया। और जब शिवालिक हिमालय यहां तक आते आते ऐसे मर्ज कर जाएगा तो इसकी चौड़ाई पूर्व में 8 किलोमीटर ही रह जाती है लगभग, ठीक है। जबकि पश्चिम में ये चौड़ाई इसकी 45 किलोमीटर के आसपास रहेगी।
पश्चिम में 45 किलोमीटर, पूर्व में लगभग 8 किलोमीटर रह जाती है। ऊंचाई इसकी 900 से 1500 मीटर के बीच है। यहाँ एक टेक्निकल बात यह है कि अगर 900 मीटर से ऊंचा हुआ तभी उसको पर्वत की श्रेणी में रखते हैं, माउंटेन्स बोलते हैं। अदरवाइज टेक्निकली 900 मीटर से अगर कम है तो उसको हिल बोलते हैं। माउंटेन्स कब बोलते हैं? जब 900 मीटर से ज्यादा है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई देशांतरीय घाटियां मिलती हैं, इन्हीं को दून कहते हैं, और उत्तर पश्चिम बंगाल में इन्हीं को दुआर कहते हैं। तो देहरादून, कोठरी दून, काठमांडू, चुंबी, ये सब कुछ दून घाटियां हैं। अब ये क्या होता है इसमें, लेसर हिमालय जो है, लेसर हिमालय से जब नदियां डिपॉजिट लेकर आई, आपको पता है शिवालिक कैसे बना हुआ है? फोर डिप से बना हुआ है, फोर डिप को ही फोल्ड होने से बना हुआ है। तो लेसर हिमालय से नदियां जो यहां डिपॉजिट करती हैं, ठीक है, ये डिपॉजिट ही दून हो गए। जब फोल्ड पड़ा तो यहां पर शिवालिक बना हुआ है, लेकिन इनके लेसर हिमालय और इसके बीच में दून संरचना है, और इन्हीं को क्या कहते हैं? शिवालिक और लघु हिमालय के बीच देशांतरीय घाटियां हैं जो दून कहलाती हैं, और उत्तर पश्चिम बंगाल में ऐसी घाटियों को दुआर कहते हैं। यहाँ चूना पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट, चिकनी मिट्टी, बलुआ पत्थर की चट्टानें मिलती हैं। यहाँ एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन दिखता है क्योंकि ये सेडिमेंट्स के ही फोल्ड से बना हुआ है, फोर डिप के ही जो सेडिमेंट्स थे उनके फोल्ड से बना हुआ है, और ये इस तरीके की संरचना यहाँ दिखेगी, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। सिंक्लाइन मतलब धंसा हुआ और एंटीक्लाइन मतलब ऊपर उठा हुआ। स्थानीय नाम जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स बोलते हैं, उत्तराखंड में धंग रेंज या डुंडवा रेंज बोलते हैं, दक्षिणी नेपाल और उत्तर प्रदेश में चुरिया हिल्स बोलते हैं, अरुणाचल में इसको अफोर, डाफला और मिस्मी बोलते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर वाले में ये है शिवालिक, जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में इसको क्या बोलते हैं? जम्मू हिल्स। और धंग और डुंडवा बोलते हैं। ठीक है, दक्षिणी नेपाल और उत्तर प्रदेश वाले इलाके में क्या कहेंगे? चुरिया हिल्स। और नॉर्थ ईस्ट में डाफला, मिर्मी, अबोर, मिश्मी, DMAM। ठीक है, डाफला, मिस्मी, डाफला, मिरी, अबोर और मिस्मी हिल्स बोलते हैं। अब हमें पढ़ना है हिमालय का देशांतरीय विभाजन भी है। हिमालय का देशांतरीय विभाजन मुख्य तौर पर किसके किसके बीच में है? सिंधु से लेकर सतलज तक। सिंधु से सतलज तक इसको बोलते हैं, नया पेज ले लेता हूं मैं, देखिए, सिंधु से सतलज, कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय, इसी में हिमाचल वाले हिस्से में पड़ता है हिमाचल हिमालय, जिसमें कुल्लू, लाहौल स्पीति सब कुछ है, वैलीज हैं। सतलज से लेकर काली, यानी जहां भारत और नेपाल की बाउंड्री है, नेपाल शुरू होता है वहां से, इसके बीच में है कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड। ठीक है, काली से लेकर तीस्ता तक, यानी सिक्किम के बॉर्डर तक, काली से तीस्ता के बीच में इसको बोलते हैं नेपाल या फिर मध्य हिमालय। और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक इसको बोलते हैं असम हिमालय या पूर्वी हिमालय। तो ये इसका देशांतरीय विभाजन है। इस तरीके से हम बोलते हैं अलग अलग हिस्सों को अलग अलग। देखिए, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज के बीच में है। उच्चावच में
लद्दाख का शीत मरुस्थल, कश्मीर घाटी इसी में है, 5200 मीटर ऊंचाई का गिलगिट महाखड्ड इसी में है। कश्मीर घाटी में हुए निक्षेपों को, यहाँ जो डिपॉजिट्स हैं, जो मिट्टी है, उसको करेवा कहते हैं, और ये करेवा केसर और ड्राई फ्रूट्स के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इसी मिट्टी में केसर होता है, बादाम, अखरोट और खुबानी जो कश्मीर में खूब मिलता है, इन सब की बेहतर खेती होती है। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ये सारे कहाँ पड़ेंगे? कश्मीर हिमालय में पड़ेंगे, क्योंकि हम देशांतरीय विभाजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो श्रेणियां ये जितनी पड़ेंगी ये सब इसी डिवीजन में पड़ेंगी। अब है हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय मैंने जैसा कहा, हिमाचल प्रदेश वाले इलाके में, इसमें महान, लघु और शिवालिक तीनों स्पष्ट रूप से यहाँ से दिखते हैं। हिमाचल हिमालय में तीनों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति जैसी घाटियां मौजूद हैं। ठीक है, मनाली आप जाते हैं ना, मनाली फिर जो घाटी है वो कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति वहीं आगे में है, ये सब हिमाचल हिमालय में पड़ते हैं। कुमाऊं हिमालय, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सतलज से लेकर, पश्चिम में सतलज और पूर्व में काली नदी, तो सतलज से लेकर काली नदी तक यानी भारत नेपाल की सीमा तक ये विस्तृत है। और इसमें उत्तराखंड के जो भी बड़े माउंटेन्स पड़ेंगे, पीक पड़ेंगे, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, ठीक है, ये सब ये प्रमुख चोटियां इसमें पड़ती हैं। ठीक है, कामेत यहाँ हो गया, त्रिशूल यहाँ है, नंदा देवी पीक हो गया। अब नेपाल या मध्य हिमालय पश्चिम में काली नदी से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी तक विस्तृत है। अधिकतर हिस्सा इसका नेपाल में है, कुछ हिस्सा इसका सिक्किम में है। अधिकतर हिस्सा इसका नेपाल में ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक नेपाल है। और सिक्किम, कंचनजंगा वाला इलाका, ये सिक्किम में आ जाएगा। तो नेपाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इसका फैलाव है। यहां से ये पश्चिम बंगाल, ये दार्जिलिंग वाला सब इलाका है, तो ये आ जाएगा। नेपाल का सबसे ज्यादा हिस्सा आ जाएगा। ठीक, और ये सिक्किम हो गया यहाँ, जहां कंचनजंगा है। तो इस तरीके से फैला हुआ है नेपाल, या फिर इसको मध्य हिमालय भी बोलते हैं। फिर आया है, इसी में सारे जो बड़े पीक हैं इसी में है, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ। ठीक है, ये सारा लिस्ट दिया हुआ है। माउंट एवरेस्ट, और हमने देखा वहीं पर लोत्से है, मकालू है, ठीक, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सारे जो बड़े हैं, मंसालू, ये सब नेपाल हिमालय का हिस्सा है। अब असम हिमालय या कि पूर्वी हिमालय, और इसको ब्रह्मपुत्र हिमालय भी कहते हैं। इसमें क्या क्या है? पश्चिम में तीस्ता से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक। अच्छा, ये पश्चिम वो पश्चिम नहीं है कि पूरा हिमालय का पश्चिम है। पश्चिम मतलब जब हम एक नदी को, दो नदियों के बीच किसी एरिया को देखते हैं तो उसका एक पश्चिमी किनारा होगा, एक पूर्वी किनारा होगा। तो इसके पश्चिम में तीस्ता से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक असम हिमालय बोलते हैं। शिवालिक की चौड़ाई यहाँ काफी कम हो जाती है, जैसा हमने देखा असम हिमालय तक आते आते लेसर हिमालय के साथ शिवालिक मर्ज कर जाता है लगभग, और 8 किलोमीटर के आसपास उसकी चौड़ाई रह जाती है। यहाँ डाफला हिल्स, मिरी, मिश्मी, अबोर, नामचा बरवा इत्यादि शिखर हैं, हमने देख लिया है। DMAM, ठीक है, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, यहाँ पर नामचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश। और नामचा बरवा से दक्षिण की तरफ एक तीव्र मोड़ है जिसको आप जानते हैं सिंटेक्शियल बेंड है। अब पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय देशांतरीय विभाजन का हिस्सा नहीं है। पूर्वांचल हिमालय मतलब सिंटेक्शियल बेंड के बाद जो नॉर्थ ईस्ट के सारे हिमालय के हिस्से हैं उसको हम पूर्वांचल हिमालय कहते हैं, वो देशांतरीय विभाजन में नहीं आ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का पटकई बूम, तिरप मंडल, नागालैंड में नागा पहाड़ियां और सारामती पीक, मणिपुर हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स जिसको लुसाई हिल्स पहले बोलते थे, इसका पीक क्या है? ब्लू माउंटेन। त्रिपुरा हिल्स, फिर असम, मणिपुर, नागालैंड सीमा पर बरेल रेंज है। मिजोरम के दक्षिण में ये अराकान योमा तक इसका विस्तार है, और कहते हैं कि अंडमान तक इसका विस्तार है हिमालय का, जो सबडक्ट है, मतलब सबमर्ज्ड है, पानी के नीचे है।
इसी मैप में देख लीजिए, पटकई बूम, नागा हिल्स जिसके पीक का नाम क्या है, सारामती शिखर, मणिपुर हिल्स, ठीक है, लुसाई हिल्स या फिर इसी को मिजो हिल्स बोलते हैं, लुसाई हिल्स पहले बोलते थे, इसका हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन, ठीक है, और बरेल रेंज है जो नागा हिल्स, नागालैंड, मणिपुर और असम के बीच में बरेल रेंज। और हमने देखा कि मिजोरम, ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट अगर हो गया, मिजोरम के दक्षिण तक, यहां अराकान योमा तक इसका विस्तार मानते हैं। अब अभ्यास प्रश्न है, हिमालय के अक्षांशीय और देशांतरीय विभाजन से आप क्या समझते हैं, आवश्यक नक्शों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ये मेंस के लिए है। और अभ्यास प्रश्न जो पीटी के लिए है उसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां भारत में अवस्थित हैं, कामेत, गुरुला मंदाता, गोसाईनाथ चोटी और गॉडविन ऑस्टिन। निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 3, केवल 1 और 4, केवल 2 और 4 सभी। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पूछ रहा है कौन सी पर्वत चोटियां हिमालय में हैं, पूछ रहा है कौन सी पर्वत चोटियां भारत में हैं। तो इसको आप एक बार देखिएगा, रिसर्च कीजिएगा और इस पर जवाब दीजिएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे हम हिमालय की नदियों को पढ़ने का। ये ज़्यादा फैक्चुअल था क्योंकि हमने इसके पहले वाले एपिसोड में हिमालय का फॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ लिया था, वो कॉन्सेप्ट पार्ट पर था, और ये फैक्ट शीट था, मतलब इसमें सारे इन्फॉर्मेशन हमें समझने थे। तो वो भी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ कॉन्सेप्ट से सवाल नहीं आता, सवाल कई सारे फैक्ट से ही आते हैं। लेकिन फैक्ट को समझने के पहले, फैक्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसका कॉन्सेप्ट समझ लें। तो हमने पहले हिमालय का फॉर्मेशन देख लिया, फिर हिमालय के विभिन्न हिस्सों को देख लिया, उनकी खासियत देख ली, उनके कौन कौन से पीक हैं, देशांतरीय विभाजन हिमालय का कैसा है, ये सब देख लिया। अब हम हिमालय की नदियों को देखेंगे, उसके बाद हिमालय के दर्रों को देखेंगे, पासेस जो हैं उनको देखेंगे, और इस तरह से हम हिमालय को खत्म करेंगे। उम्मीद है आपको ये पहल अच्छी लग रही होगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। अगले मंगलवार को आपसे मुलाकात होगी नक्शे पर भारत में। बुधवार की रात को एक नया सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं जो आपका गिफ्ट नंबर 2 होगा, उसके लिए इंतज़ार कीजिए। और मैप इन न्यूज़ में बृहस्पतिवार और रविवार रात 8 बजे तो हम मिलते ही हैं, न्यूज़ एट 9 में रात 9 बजे मिलते हैं। चलिए, ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।